क्योंकि पार्टी ने हिंदुत्ववादी का जो अपना उसका मूल एजेंडा था वो तो था ही, पार्टी ने इसमें एक एजेंडा और जोड़ा जो विकास के रास्ते पे था। एक स्लोगन आया 2014 में, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सम्मानित जनता का प्रयास। इस स्लोगन को जोड़ करके अपने मूल एजेंडे के साथ उसमें जोड़ करके और पार्टी आगे बढ़ने का काम की। ये 11 वर्षों में आमूलचूल परिवर्तन आया है। और इसी नाते 11 वर्षों में जो देश के अंदर जो सरकार चल रही है, जब जब चुनाव हुए, आप थोड़ा कल्पना करिए कि 2014 के पहले किस प्रकार का चुनाव हुआ करता था। मैं इसको थोड़ा पीछे आपके सामने ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि जब 2014 के पहले की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के बारे में भी बात होती, क्योंकि 14 में भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी तो लोगों ने कहा कि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को जो सरकार थी, जिसमें जो उसका सपना अधूरा रह गया था भारतीय जनता पार्टी का, वो सपना अब हम सबका पूरा होने वाला था। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, तमाम नेता एक नए जोश के साथ लबरेज होकर के और देश के साथ कदम से कदम मिला करके अपने राष्ट्रवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए तैयार था। क्योंकि नरेंद्र भाई मोदी के रूप में जब 2013 में जब नरेंद्र भाई मोदी जी का घोषणा हुआ कि प्रधानमंत्री बनेंगे, तो देश का बच्चा जो 4 साल का बच्चा था, उसके दरवाजे पे ले जाने के बाद जब हम सभी कभी प्रचार में जाते थे तो पूछा जाता था कि वोट किसको दिया जाएगा, तो बच्चा भी अपने तोतली आवाज में कहता था कि मोदी को। मैं सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? सबने मोदी को चाहा, क्योंकि मोदी जी ने मुख्यमंत्री के रूप में जो गुजरात में काम किया था, और जब 2002 में वहाँ एक दुर्घटना हुई थी, दंगा हुआ था गुजरात में, उसको लेकर के पूरी दुनिया के पटल पे बहुत ही चर्चा का विषय बना कि एक हिंदुत्ववादी नेता गुजरात में किसी एक वर्ग को कटवाने का काम कर रहा है, जलाने का काम कर रहा है। ऐसा कुछ हकीकत में था नहीं, परिस्थितियां थी, परिस्थिति जन्य चीजें थी। लेकिन क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा जुड़ाव अपनी संस्कृति से, अपनी धार्मिक प्रवृत्ति से कहीं ना कहीं हमारा लगाव रहेगा ही रहेगा। इस नाते लोगों ने जोड़ करके देखना शुरू किया। और नरेंद्र मोदी कोई नया नाम नहीं था। नरेंद्र मोदी जी गुजरात में जब मुख्यमंत्री रहते हुए और प्रधानमंत्री की जब 2013 में घोषणा हुई, तो पूरे भारत के लोगों ने बहुत ही जश्न का माहौल मनाया। और श्रद्धेय राजनाथ सिंह जी उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जब घोषणा किया कि अगला प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी से नरेंद्र भाई मोदी होंगे, तो पूरे कार्यकर्ताओं ने उत्साह के साथ नरेंद्र भाई मोदी के साथ मिलकर के इस चुनाव को आगे बढ़ाने का काम किया। और एक उम्मीद जगी हम सबके बीच में कि एक ऐसा करिश्माई नेता देश का प्रधानमंत्री बनेगा कि जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सपने को, अंत्योदय के सिद्धांत को आगे बढ़ाने का काम करेगा, इस देश से गरीबी को मिटाने का काम करेगा, इस देश में जो मूलभूत आवश्यकताएं उसको आगे बढ़ाने का काम करेगा। और इस नाते जनता ने पूरे मनोबल से, पूरे उत्साह से नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ जुड़ करके, भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ करके, और देश के अंदर एक चुनाव का नया माहौल आया। और चुनाव का नया माहौल कैसे आया? पहली बार भारत के अंदर आपने देखा होगा कि एलईडी से प्रचार, एलईडी जो बड़ा वाला लगता है, मैं भी उस समय बड़ा स्तब्ध था। संयोग से मैं पार्टी का उस समय महामंत्री था, और सोनी धापा के मैदान में वो एलईडी बड़ी सी स्क्रीन आई थी। वो स्क्रीन लगभग इतने बड़े कैंपस की थी। तो सुना तो था कि अमेरिका में डिजिटल प्रचार होता है, तो डिजिटल प्रचार कैसे होता है, हम लोग के लिए एक अजूबा था। और ये होता था कि इसी से अभी माननीय नरेंद्र भाई मोदी जो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, वो इससे संबोधित करेंगे। और हम सबको पार्टी से निर्देश आया था कि रैली होगी, डिजिटल रैली होगी। तो हम सबके मन में बड़ा कौतूहल था। तो जब वो डिजिटल लगाया जाता था स्क्रीन, तो हम सबको वहाँ ड्यूटी लगाया था उस समय के तत्कालीन अध्यक्ष जी ने। तो हम लोग जब वहाँ खड़े थे तो बड़ी बड़ी मशीनें ट्रक से लद करके आई थी। तो हम लोग को बड़ा ये लगता था कि इसमें कैसे ये बोलेंगे और कैसे रैली संबोधित होगी। एक अजीब प्रकार की प्रणाली थी।
जो सिर्फ अमेरिका जैसे विकसित देशों में इस तरीके का प्रयोग होता था, हिंदुस्तान के अंदर कोई सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा हो सकता है। और डिजिटल क्रांति की बात जब करेंगे तो उसको आपको समझना पड़ेगा कि डिजिटल रैली वहां से शुरुआत हुई थी हिंदुस्तान के अंदर में, और नरेंद्र भाई मोदी जी ने एलईडी के माध्यम से डिजिटल रैली को संबोधित किया। लोग दीवाने बन गए कि अगर जो ये बंदा अमेरिका की प्रणाली को एक छोटी सी जगह पे, एक गांव में, एक छोटे से कस्बे में, एक छोटे से जिले में ले आकर के और डिजिटल रैली कर सकता है, तो निश्चित रूप से जो उम्मीद है, गरीबों की जो उम्मीद थी, उस उम्मीद को आगे भी बढ़ा सकता है। लोगों ने विश्वास किया नरेंद्र भाई मोदी पे, और भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ करके ऐतिहासिक जो निर्णय आया था 2014 में, आप याद करिए, एक अलग प्रकार का चुनाव का रंग था। और उसके बाद जब चुनाव शुरू हुए देश के अंदर 2014 के बाद 2017 की बात करिए, स्टेट के चुनाव हो, 19 की बात करिए, लोकसभा का चुनाव हो, 2024 अभी बीता, उस चुनाव की बात करिए, और इसके बीच में 14 से और 24 के बीच में देश के अंदर या पंचायत के चुनाव हुए, या नगर पंचायत के चुनाव हुए, या जिला पंचायत के चुनाव हुए, या किसी भी, एक ऐसा देश है, मैंने बताया दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। भारत एक ऐसा देश है कि जहां कम से कम साल भर में 8-10 चुनाव तो हो ही जाते हैं, छोटे बड़े मिलाकर। लेकिन सभी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम लहराने का काम किया, क्योंकि जब 14 में देश के अंदर सरकार बनी तो चुनाव का रंग भी बदला हुआ था देश के अंदर, और चुनाव का रंग इस कदर बदला हुआ था कि लोग दीवाना हो गए कि अब डिजिटल इंडिया बनने वाला, देश हमारा प्रगति के रास्ते पे आगे चल बढ़ा है। और निश्चित रूप से नरेंद्र भाई मोदी के ऊपर विश्वास करके आप उत्तर प्रदेश के अंदर भी जब बात करेंगे, उत्तर प्रदेश के अंदर अमित भाई साहब 17 में उस समय यहाँ आए थे चुनाव कराने के लिए प्रभारी के रूप में, एक अलग प्रकार का उत्साह था। हम हिंदुत्व के मुद्दे पे 90 से लड़ते तो जरूर थे, लेकिन आप थोड़ा कल्पना करिए कि जब उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव हो रहा था 17 में, तो सिर्फ हिंदुत्व के मुद्दे पे चुनाव नहीं हुए, हम राम मंदिर की बात जरूर करते थे, क्योंकि वो हमारा एजेंडा था। 1952 से जब आप जनसंघ की बात करेंगे, 1952 से 1980 और 1980 से 2024 तक की बात करेंगे, तो जितने मैनिफेस्टो और जब तक जितने भी चुनाव हुए देश के अंदर 1984 से, जब 1984 में भी चुनाव हुआ, उस समय भी भारतीय जनता पार्टी के पास 2 सांसद जीत करके गए थे। और उसके बाद देश के अंदर जितने भी चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव में हर बार बढ़त हासिल की। चुनाव को इस नाते में ले आना चाहता, उसके पहले की बात इस नाते जानना जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी का सफर सिर्फ 2014 से 24 तक का सफर सिर्फ बढ़िया नहीं हुआ। उसके पहले भारतीय जनता पार्टी के जितने भी चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने लड़े हैं, तो हमने हार से सीखने का प्रयास किया कि कमियां कहां रह गई, और वास्तव में जब आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी जितनी बार चुनाव हारी, उतनी बार सीख लेकर के और आगे बढ़ने का काम किया। और भारतीय जनता पार्टी के कभी कार्यकर्ता टूटे नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस नाते नहीं टूटे कि वो समर्पित कार्यकर्ता है। और ठीक चुनाव के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने संगठन में ठीक प्रकार से बदलाव करना शुरू किया, क्योंकि जब हम चुनाव हारते थे तो सब एक बैठक होती थी, भारतीय जनता पार्टी में प्रतिदिन कहीं ना कहीं बैठकें होती रहती है। एक नया प्रयोग शुरू किया भारतीय जनता पार्टी ने, और उस नए प्रयोग में भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को बढ़ते हुए क्रम में पाया, क्योंकि रोज नए नए एजेंडे तय होते हैं। इसके पहले भी सक्रिय सदस्य हम सभी बने थे, सम्मेलन हुआ था क्या, बहुत सारे पुराने वर्कर बैठे, इसके पहले भी सक्रिय सदस्य बने थे, सम्मेलन इस तरीके का नहीं। अभी 2024 में जब हम सभी बने हैं तो सम्मेलन बुला करके हम अपने भारतीय जनता पार्टी के जो नए कार्यकर्ता जुड़े हैं उनको भी बताने की आवश्यकता है, क्योंकि कल की भाजपा इसी में बैठी है, ये क्रम बदलता रहेगा। जो आज से 20 साल पहले यहाँ बैठते थे वो आज यहाँ नहीं है, आज हम सभी हैं, कल हम नहीं रहेंगे, कल आप बैठने वाले हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की एक अलग प्रकार की यात्रा, और ये यात्रा लंबे समय तक चलने वाली है। और उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं, देश के अंदर आप थोड़ा कल्पना करिए कि कभी ऐसा भी था कि गठबंधन की सरकार के बारे में भी लोग नहीं सोच सकते थे।
श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी जो आज हम सबके बीच में नहीं, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने साबित किया देश के अंदर कि 25 दलों की सरकार को मिला करके, और उन्होंने देश के अंदर ये साबित किया कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि हम सभी दलों को मिला करके भी सरकार चला सकते हैं। और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस सरकार को चलाने का भी काम किया। भाई भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इस बात को हम सबको मानना पड़ेगा कि आज इतनी बड़ी पार्टी हुई तो अपने सोच के नाते हुई है। आप थोड़ा कल्पना करिए, अभी देश के अंदर ही 20 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों की सरकार चल रही है, और ये सभी सहयोगी दल के पीछे हम खड़े होकर के सरकार चलाते हैं। हमने कभी ये नहीं सोचा कि नहीं मुख्य कुर्सी पे हम रहेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के चुनाव की दृष्टि पे हम सबकी एक सोच बदली है, और सोच ये बदली है कि अब हम सत्ता पे आसीन होना चाहते हैं। और सत्ता पे आसीन क्यों होना चाहते हैं, ये भी एक सोचने का विषय है। सत्ता इसलिए आवश्यक है क्योंकि अन्य दल के लोग सब कहीं ना कहीं एक अपनी विचारधारा से जुड़ करके काम करना चाहते हैं, लेकिन सारे दलों के लोग जो चाहे वहां का स्थानीय दल हो या देश का दल हो, आप थोड़ा कल्पना करिए और देखिए इस बात को कि कांग्रेस पार्टी भी एक परिवार में सिमट के रह गई, और जो लोकल पार्टियां हैं वो भी एक परिवार में सिमट के रह गई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी सदन चल रहा था देश के अंदर एक सवाल यहाँ के एक लोकल पार्टी के नेता ने बताया, सदन के अंदर कहा कि आप अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पा रहे। अमित भाई शाह ने कहा क्योंकि आप 5 लोगों की सरकार, आपके 5 लोगों की पार्टी है, मेरे तरफ से आशीर्वाद है, आप जाओ 25 साल राष्ट्रीय अध्यक्ष रहो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 12 करोड़ लोगों की पार्टी है, हम संगठन के प्रक्रिया से गुजर करके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाते हैं तो थोड़ा लेट होगा। ये गौरव सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के पास आती है। आज दुनिया के अंदर सबसे बड़ी पार्टी 12 करोड़ 13 करोड़ लोगों की पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है, और एक चुनाव प्रक्रिया से होकर के हम सब यहाँ आते हैं। तो संगठन में जो विस्तार का चुनाव के मुद्दे पे मैंने आपको बताया, चुनाव में कितना अंतर था। हर जगह चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने अपना 100% परफॉर्मेंस दिया, और संगठन के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि समाज का चाहे अगड़ा वर्ग हो, पिछड़ा वर्ग हो, हर वर्ग को भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन के अंदर भी विस्तार दे रही है। भारतीय जनता पार्टी के साथ तमाम और भी संगठन काम कर रहे हैं। पिछड़ा वर्ग मोर्चा है भारतीय जनता पार्टी में, अनुसूचित मोर्चा है, महिला मोर्चा है, अल्पसंख्यक मोर्चा है, अनुसूचित जाति मोर्चा है, अनुसूचित जनजाति मोर्चा है। यानी सर्वस्पर्शी और समावेशी व्यवस्था हमारे संगठन के अंदर भी है। हम हर वर्ग को लेकर के चलने का काम कर रहे हैं। संगठन में कभी कभी आपके मन में प्रश्न आता होगा कि ये सपा से आया, ये बसपा से आया, ये कांग्रेस से आया, आने जाने का सिलसिला चलता रहेगा, क्योंकि वो सत्ता के भूखे लोग हैं, जहां ताकत रहेगी वहां रहेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो कल यहाँ था वो आज भी है और कल भी रहने वाला, और इससे घबराने की आवश्यकता नहीं। पार्टी जब बड़ी होती है, परिवार जब बड़ा होता है, तो संभालने वाले लोग भी होते हैं, और संभालने वाले लोग कोई बाहर से नहीं आए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कोई परिवार की पार्टी नहीं है कि 5 लोग बैठेंगे और निर्णय कर लेंगे। यहाँ सामूहिक निर्णय होगा। पता चलता है कि टिकट वाला को मिलने वाला है तो टिकट के वहां से दूसरे को मिल जाता है। सही कह रहा हूं ना? वो इस नाते होता है कि भारतीय जनता पार्टी विस्तार के साथ साथ बहुत ही माइन्यूटली संगठन में भी, इस संगठन में भी किस कार्यकर्ता को आगे ले जाना है। और ऐसा नहीं है कि आपका नंबर नहीं लगा तो फिर आपका नंबर नहीं लगेगा, ऐसा कुछ नहीं। भारतीय जनता पार्टी में मैं आपको सामने, मैं आज आपके सामने बोल रहा हूँ, विगत 16-17 महीने से मेरे पास कोई दायित्व तो नहीं है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी का काम करना मैंने छोड़ दिया क्या? आज भारतीय जनता पार्टी में सबसे बड़ा दायित्व है कि वो व्यक्ति कार्यकर्ता है, और कार्यकर्ता कभी पुराना और नया नहीं होता, कार्यकर्ता सिर्फ कार्यकर्ता रहता है। तो कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी भी काम कर रही है, और समाज के हर वर्ग को हमको बताने की आवश्यकता है कि हम हर एक वर्ग के लोगों को छू करके, उनकी बातों को समझ करके और संगठन से सरकार में ले जा करके उनके उत्थान का काम कर रहे हैं।
लोक कल्याण का काम कर रहे हैं, और ये लोक कल्याण का काम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, बाकी दुनिया में कोई ऐसा दल नहीं है। आप थोड़ा कल्पना करिए ना, आज बेटियां भी हवाई जहाज चला रही हैं, आज ट्रेन चला रही हैं, सीमाओं की जो रक्षा कर रही है आज बेटियां भी कर रही हैं। महिलाओं की सुरक्षा, गरीबों के लिए मकान, उनके लिए सड़क, उनके लिए रेल, उनके लिए हर स्वास्थ्य की सुविधा, आयुष्मान कार्ड की सुविधा, हर प्रकार की सुविधा। ये संगठन में हम सभी जब यहाँ कभी गांव में बैठक करने आते हैं, कोई विषय आता है, तो हम सभी इसको सरकार में संगठन के माध्यम से रखते हैं, और सरकार इसका क्रियान्वयन भी करती है, और संगठन में हर एक कार्यकर्ता का विस्तार हो रहा है। आज संगठन में जो भी कार्यकर्ता जिस लायक है उसको वहाँ काम मिलता है। अगर जो बूथ स्तर का कार्यकर्ता है तो बूथ पे काम कर रहा है, प्रदेश स्तर का कार्यकर्ता है तो प्रदेश में काम कर रहा है, जिला स्तर का कार्यकर्ता है तो जिला में काम कर रहा है। और कहीं ना कहीं इन 11 सालों में जो दो करिश्माई नेतृत्व था अमित भाई शाह का और मोदी जी का, अब ये जो विकसित भारत की परिकल्पना है मोदी जी की कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाना, बिना आप सबके सहयोग से विकसित राष्ट्र नहीं बनने वाला। हम जहां हैं, जैसे भी हैं, हम भारत के नागरिक हैं, और भारत माँ का ऋण है हम सबके ऊपर कि हम सबको विकसित राष्ट्र बनाने में, अगर जो आप जो भी व्यापार करते हैं, आप किसान हैं, नौकरी वाले हैं, आप अपने उत्थान के बारे में सोचिए। स्किल डेवलपमेंट की बात श्रद्धेय नरेंद्र भाई मोदी करते हैं, आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं उत्थान के रास्ते के लिए ये सोच रहे हैं। और उत्थान का रास्ता खुलेगा कैसे? जिस काम को हम सभी कर रहे हैं, अगर जो उसको ईमानदारी से हम सभी ने कर लिया, तो 2047 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी रहने वाली है, और भारत विकसित राष्ट्र भी बनने वाला है। इसको दुनिया में कोई नहीं खत्म कर सकता। और जो हम सभी एक लंबे समय से कहते थे कि भारत एक ऐसा देश है कि जो दुनिया के मुकुट में एक सितारे का काम करता है, तो ये बात आपको समझ लेनी चाहिए कि आपके परिश्रम की वजह से नरेंद्र भाई मोदी विदेश की धरती पे उतरते हैं, पैर रखते हैं, जहाज से नीचे उनका पैर उतरता है तो रेड कारपेट बिछा के लोग उनका इंतजार करते हैं। ये नया भारत है, और 2047 तक जो विकसित भारत की परिकल्पना है, उस परिकल्पना को पूरा करने के लिए हम सभी अगर जो संगठन में है तो संगठन में परिश्रम करें, और अगर जो सरकार की किसी व्यवस्था में है तो वहां करें। किसान है, व्यापारी है, नौकरी वाले हैं, तो हम सबको आगे बढ़ करके इस काम को करना है। आज के अवसर पर इतना ही, क्योंकि अभी एक सत्र और है।